हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिकेम एकेडमी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन बाय लेंसेस। लेंसों द्वारा अपवर्तन या फिर पतले लेंसों द्वारा अपवर्तन। रिफ्रैक्शन बाय लेंस सबको पता चल चुका है ना। व्हाट आर लेंसेस? लेंस क्या होता है? जिनका कोई एक सरफेस डबल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, दो ही अपवर्तक पृष्ठ हो, कोई एक तो 100% कर्व होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। अगर दोनों फ्लैट हो गया तो ग्लास स्लैब में चला जाएगा, है कि नहीं है? और रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस में आ जाएगा। और हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। टॉपिक क्या है हमारा? रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। फार्मूला क्या आता है उसका? फार्मूला याद है सबको? क्यों, क्या कहते हो? रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन का सूत्र क्या है? फार्मूला n2 बाई v माइनस n1 बाई u, n2 माइनस n1 बाई r। फार्मूला याद है? इसमें सब कुछ रखते हो साइन के साथ। n2 जिसमें रे जाती है, n1 जहां से रे आती है, इतना याद है। ये है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। अब आप जब लेंस ले रहे हो, मान लो मैंने बाई कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, द्विउत्तल लेंस, तो उसका दोनों सरफेस कैसा है? उठा हुआ, स्फेरिकल है। तो मुझे क्या ये फार्मूला एक बार लगाना पड़ेगा, दो बार? एक बार लगाना पड़ेगा, दो बार? अगर मेरे पास दो सरफेस, लेंस में कितने सरफेस होते हैं? दो। और मान लो दोनों उठे हो, दोनों धसे हो, मैटर नहीं करता। बट अगर सरफेस हमारे पास दो है तो फार्मूला भी कितनी बार लगेगा? याद कर, मिरर तुम्हारे पास दो था, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर पढ़ा था तुमने, एक न्यूमेरिकल पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर, याद है? तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर जब पढ़ा था तो तुमने क्या ध्यान दिया था कि एक ऑब्जेक्ट पहले रखा और रिफ्लेक्शन पहले पे कराया, उसकी जो इमेज बनी दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का नाम दिया था। कितनी बार मिरर फार्मूला यूज किया था उस सवाल में? दो बार। यानी सरफेस हमें बताता है, हमें डिवाइसेस में सरफेस बताते हैं कि कितनी बार फार्मूला यूज करना है। स्फेरिकल होगा तो स्फेरिकल वाला फार्मूला, स्लैब हो जाएगा, पैरेलल स्लैब हो जाएगा तो वो वाले फार्मूले, वो अपरेंट डेप्थ वाला, शिफ्ट वाला, वो सब फार्मूला। सरफेस को देख करके हमें फार्मूला अप्लाई करना है। आपके पास आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। अज्यूम करते हैं मेरे पास कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे, सबको पता है ये भी स्फेरिकल सरफेस है और ये भी कैसा सरफेस है? स्फेरिकल सरफेस है। दोनों का रेडियस, इसका आर हो, इसका भी आर है और इसका भी आर। जरूरी नहीं कि दोनों का स्फेरिकल सरफेस, दोनों के रेडियस, स्फेरिकल सरफेस जो है दोनों एक ही कर्वेचर के हो, जरूरी थोड़ी है। तो कोई एक r1 का भी हो सकता है, कोई एक r2 का भी। तो मैंने इसका मान लिया एक r1 कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसका क्या मान लिया? r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है सबको? लेंस में शायद आपको ये सारी बातें पता होगी। लेंस में जो मैं आपको बता देना चाहता हूं पहले से सुन लो। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। व्हाट इज दिस? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इस बिंदु का नाम ध्रुव नहीं होता, ऑप्टिकल सेंटर होता है, जिसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसके बारे में रफली जान लो, दैट इज इनफ फॉर यू। इस बिंदु का नाम होगा प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर, जिसको लिखा जाएगा ओ लेटर से। क्लियर है? उसके बाद आपके पास आता है फोकस और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है ना। अब ध्यान से देखो, इसमें इधर लिखा जाएगा F2, इधर वो होता C2 है, लेकिन कंसीडर करा जाएगा, क्योंकि याद रखना लेंस हो या मिरर, सेंटर केवल एक होगा। ध्यान से देखो, लेंस हो या मिरर, सेंटर केवल एक होगा। ये हमेशा याद रखना, तुम्हारे काम आएगा। ये पोल तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक बार सेंटर बोला, बार बार सेंटर नहीं बोला जाएगा। लेंस हो या मिरर, सेंटर केवल कितनी बार? एक बार। अब यहां मैंने क्या नाम रखा? ऑप्टिकल सेंटर। एक बार सेंटर बोल दिया, इसलिए मैंने यहां C2 को क्या लिख दिया? 2F2। सबको पता है R = 2F, R = तो सीधा मैंने वो लिख दिया। अच्छा, उधर 2F2 और F2 का, इधर क्या लिखा जाएगा? F1। क्यों इधर F1 और 2F1 आया? क्योंकि कर्वेचर कितने हैं? एक या दो? दो कर, अरे एक इसका, एक ये वाला कर्वेचर और एक ये वाला कर्वेचर। इस वाले कर्वेचर का देखो इधर बन रहा है गोला। क्लियर है ना? इस वाले कर्वेचर का गोला इधर है और इस वाले कर्वेचर का उधर है। तो लेफ्ट साइड में F1 और 2F1 और राइट साइड में F2 और 2F2। ऐसे ही कॉनकेव लेंस बनेगा। ऐसे कौन सा लेंस बनेगा? कॉनकेव। चलो सब लोग पॉइंट्स के नाम बताओ। इस पॉइंट का नाम O मतलब ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। इस पॉइंट का नाम F1, इस पॉइंट का नाम F1, इस पॉइंट का नाम 2F1। अब तुम सोच रहे होगे ये क्या हो गया, ऊपर गलत नीचे सही, ऊपर सही है नीचे गलत। ये F2 और ये 2F2। अब सवाल क्या आई कि दिमाग में बात आ रही होगी कि ऊपर तो इधर F1 और 2F1 रखा जा रहा है और यहाँ F2 और 2F2 रिवर्स क्यों कर दिया गया? तो ध्यान से सुनो। हाँ, तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी कि सर ये वाला जो है इधर वाला, ध्यान से देखो, ये वाला कर्वेचर इधर ही है। ध्यान से देख, ये वाला कर्वेचर
इधर ही है, तो ये वाला कर्वेचर के लिए F1, इस वाले कर्वेचर के लिए F1, और ये कर्वेचर इधर ही है तो F2। तो कर्वेचर से तो तुम लगा ही नहीं सकते, उसका फार्मूला सीखो जो सीखना है। पैरेलल आने वाली रेज जहां से जाएं वो होगा F2। पैरेलल आने वाली रेज जहां से जाएं वो होगा F2। ऐसे ही तो जाएंगी, ये आ रही हैं, कहां से जाएंगी? F2 से। डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग लेंस, देख ये पैरेलल आने वाली जहां से जाएंगी वो होगा F2, और जहां से आने वाली पैरेलल हो जाए वो होगा F1। तो डेफिनेशन याद रखना, पैरेलल वाली जहां से जाए वो होता है F2। वो क्या होता है? F2। और अगर F1 से आ रही है तो क्या हो जाएंगी? पैरेलल। यही है डेफिनेशन F2 और F1 की। क्लियर है ना? डायग्राम में F2 इधर क्यों आया वो तुम्हें पता होना चाहिए कि F2 इधर क्यों आया। ऑल्दो इसका कोई खास मतलब ज्यादा बनता नहीं है, रे डायग्राम में परफेक्शन ये दिखाता है आप लोगों को, डेफिनेशन दिखाता है कि कॉन्सेप्चुअल आप कितना तेज है। बाकी आप इधर F1 और F2 लिख करके, सॉरी F1 और 2F1, F2 और 2F2 लिख करके भी सब कुछ सॉल्व करेंगे, कुछ भी गलत नहीं होगा। बट कॉन्सेप्ट में क्या बात है वो तुम्हें समझनी चाहिए कि अगर पैरेलल आने वाली जहां से जाए उस पॉइंट का नाम होगा F2, समांतर आने वाली जहां से जाएंगे उसका नाम क्या होगा? F2। और अगर मान लो मेरे पास ऐसा है कोई, है ना, या फिर ऐसा है, तो अब इस पर अगर मान लो कोई रे कहां से आ रही हो भाई? F1 से, तो क्या हो जाएगी? पैरेलल। तो अगर कोई रे ऐसे आई ना, ऐसे, मिरर में तूने सीख रखा था ये बात बेटा, याद करो, मिरर में तूने सीख रखा था। इसमें क्या है आपका, इधर ध्यान से देखो, किस पर आ रही हैं? F1 पर, और उसके बाद डाइवर्जिंग है तो दूर कर दिया, तो ये दूर चली गई। दैट्स सो सिंपल। ये हो गया आपका रे डायग्राम, कंप्लीट रे डायग्राम। ठीक है, और ये डायग्राम आपके सारे 100% सही हो जाएंगे यहीं से, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी सारे रख के कर सकते हो अलग अलग। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। बट डेफिनेशन क्या खास है वो ध्यान रखना, डेफिनेशन है किसकी? F2 की और F1 की। वो पॉइंट जहां से आने के बाद लेंस से मिले और पैरेलल हो जाए वो F1 है, और आने वाली पैरेलल हो जाए, सॉरी पैरेलल आने वाली जहां से जाए वो है F2, वो है F2। 2F2 नहीं है, वो तो सेंटर 2F2 होता है। चलिए, तो आपके सामने राइट साइड पर आपको बना हुआ है दो लेंसेस, दो लेंस की एक लेंस, कितने लेंस? ऊपर वाला एक लेंस, कितने रिफ्रैक्टिंग सरफेस? दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कितनी बार फार्मूला यूज कर सकते हैं? दो बार। लेंस किससे बना होगा? कांच, कोई मटेरियल, मटेरियल के पास अपना प्रॉपर्टी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यानी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ तो होगा। फॉर एग्जांपल मान लेता हूं मैं N2, एग्जांपल क्या मान लिया? थिकनेस बहुत ज्यादा रखूं या बहुत कम? रिफ्रैक्शन बाई थिन लेंसेस, पतले लेंसों द्वारा अपवर्तन का सूत्र पढ़ना है। तो मुझे ऐसा पढ़ना है तो मैंने बहुत N2 रखा, आसपास का मीडियम सेम रखा, मान ले एयर रखा N1। क्या रखा मैंने? आसपास क्या रखा है मैंने? N1। व्हाट इज दिस लाइन? ये लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, है कि नहीं है? अब ध्यान से देखो, ये हो गया सेंटर, ऐसे रहने देता हूं मैं, चलो लिख ही देता हूं, O डैश कर देता हूं, ठीक है। यहां पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा बेटा, क्लियर है? यहां पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा, वस्तु, बिंदु वस्तु है। अब यहां से रेज गई ऐसे, अब बताओ क्या होगा? अब उसको वापस लौटा दे, हाँ वापस नॉर्मल डाले, नॉर्मल राइट से आएगा या लेफ्ट से आएगा? नॉर्मल राइट से पड़ेगा या लेफ्ट से पड़ेगा? सब लोग बताओ यार, लेफ्ट से या राइट से? नॉर्मल पड़ेगा राइट से। क्यों? क्योंकि इसका कर्वेचर तो आगे कहीं बन रहा है, तो इसका सेंटर यहीं कहीं होगा, सेंटर यहीं कहीं होगा ना। यानी अगर मैं इस पे नॉर्मल ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो शायद वो ऐसे पड़ेगा, ऐसे होगा या नहीं होगा? ये होगा। पहले बताओ ये क्लियर समझ में आया कि क्यों नॉर्मल उधर से आ रहा है? उधर से इसलिए आ रहा है क्योंकि भले ही ये R1 है बट इसका सेंटर तो उधर है। ये हो गया तुम्हारा। अब नॉर्मल इधर आया, सबको पता है कहां से कहां जा रही है? एयर से ग्लास, एयर से N2 इज ग्रेटर देन N1, हवा से जा रहा है कांच में, तो सीधी सी बात है नॉर्मल की ओर बेंड होगा या नॉर्मल से दूर हो जाएगा? नॉर्मल की ओर, क्या अभिलंब की ओर झुक जाएगा? क्यों? क्योंकि कहां से कहां जा रहा है? एयर से ग्लास, बिरल से सघन में जा रहा है, यानी ये ऐसे ना जा करके, ऐसे ना जा करके, क्या थोड़ा सा नीचे हो जाएगा? ये ऐसे हो जाएगा। ये समझ में आया? थोड़ा सा वो नीचे हो जाएगा। सोचो अगर वो सरफेस ना होता, तुम्हारे पास कितने सरफेस आ गए? दो।
दो कर्सर, अगर वो सरफेस ना होता तो क्या वो सीधे ऐसे जाती और आगे कहीं ना कहीं मिलती कि ना मिलती? अगर वो सरफेस ना होता तो ये ऐसे जाती रे ऐसे, और यहां कहीं पर क्या इमेज बनने का चांस था कि नहीं था? था, 100% चांस था। तो ये डिस्टेंस मान लेता हूं मैं इस सरफेस के लिए, ठीक है, n2 इज ग्रेटर देन n1, ये यहां लिख देता हूं मैं, ठीक है, n2 ज्यादा है n1 कम है, याद रखना इस चीज को। यहां से पहले सरफेस के लिए लेंस बहुत पतला है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ये मानूंगा कि डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड P2 इज आल्सो वेरी स्मॉल, नेग्लेक्ट कर दिया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस बहुत बहुत छोटी हो गई और मैंने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, भूल गया कि ये डिस्टेंस बीच में कुछ है भी। तो सीधे यहीं से मेजर कर रहे हैं एकदम सेंटर से, इस डिस्टेंस का नाम क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक के डिस्टेंस का नाम क्या होगा बेटा? u हो जाएगा, ठीक है। यहां से यहां तक के डिस्टेंस का नाम क्या होगा? v होगा ना। यहां से यहां तक के डिस्टेंस का नाम क्या रखोगे आप लोग? v रखोगे। और क्योंकि मैंने इमेज i डैश रखा है, ये फाइनल इमेज नहीं है अभी, हो सकता है एक आध इमेज और बन सकती थी, है कि नहीं है? नॉर्मल में थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहा हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, क्लियर है? ठीक है, ये चीज हो गया। तो वो जो i डैश है वो मैंने उसको लिख दिया v डैश से। अब सरफेस S1, सरफेस मैंने कैसा पकड़ा? S1, और ये सरफेस S2 एट S1 पृष्ठ पर क्या दिख रहा है? आप लगाइए वही फार्मूला जो आप जानते हैं, कौन सा? रिफ्रैक्शन बाई स्फेरिकल सरफेस, क्योंकि तुमने दूसरा सरफेस को ध्यान नहीं दिया है अभी। दूसरा सरफेस नहीं था तभी तो इमेज वहां बनवाए हो कि नहीं बनवाए? तो दूसरा सरफेस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट थोड़ी है अभी। अभी तुम क्या मान के चलोगे? हमारे पास केवल एक ही सरफेस है। अब अगर एक ही सरफेस है तो लिखो, क्या लिखा जाएगा फार्मूला? N2 बाई V। N2 उस मीडियम का रे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसमें रे क्या चाहे N2 में ही रही है, N2 बाई V या V डैश, V या V डैश, N2 बाई V डैश माइनस N1 बाई U, क्लियर है? N2 बाई V डैश माइनस N1 बाई U, डेरिवेशन में चल रहे हो ना, तो सीधे हम लोग एक बढ़िया फार्मूला बनाएंगे जिसमें तुम्हें वही प्लस माइनस में नहीं रखना है, ठीक है। इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R1 R2, R1 R2, सरफेस S1 क्या R1 लिखा है? तो मैंने लिखा R1 एट S2। अब आप सरफेस S2 पर जाइए, सरफेस S2 पर अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सरफेस S2 पर जाने के बाद अब क्या यहां भी नॉर्मल पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए? तो यहां भी नॉर्मल शायद इधर कहीं से आएगा, तो मान लो ये अगर यही सेंटर है होगा इसका, यही मान लेते हैं, तो ये जाएगा नॉर्मल, ये गया नॉर्मल। अब बताओ क्या होगा? बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? दूर हटेगी। क्यों? क्योंकि जा रही है डेंसर से रेरर। तो ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी? ऊपर या नीचे? वो तो नॉर्मल है ना, तो जाना ऐसे चाहिए था। अगर तुम इसको उधर मोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा ना, तो ये नीचे जाएगी मतलब ऐसे चली जाएगी, ये हो जाएगी रे। तो इमेज असल में यहां बनी, फाइनल इमेज बनी नहीं बनी, आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैं नॉर्मल दूर कर दे रहा हूं। दोनों डिफरेंस समझ में आ गया है? दोनों डिफरेंस समझ में आया? तो दिस इज आई डैश एंड दिस इज आई, और ये मैंने फाइनल इमेज को कर दिया वी। फाइनल इमेज क्या लिख दिया गया? वी, ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल इमेज वी। अब सब लोग लिखते हैं एट सरफेस S2, सब लोग बोलो यहां N2 बोलो, N2 कितना? N2 है या N1 है? N2 बोलो, N2 जिसमें जा रही है, क्या जा हवा में रही है? तो N2 बाई V बोलो, V क्या V ही है? डैश तो नहीं नजर आ रहा। N2 बाई V माइनस N2 सही है, N1 N2 बाई V माइनस N1 बोलो, N1 बोलो, हाँ N1 N2 हो गया। गुड, ये चीज ध्यान रखना कॉन्सेप्ट में। सवाल लगाते समय तुम्हारे यही कॉन्सेप्ट से सवाल लगेंगे, वरना न्यूमेरिकल तुमसे एक भी नहीं हो पाएगा, ये गारंटी मैं ले रहा हूं। अगर तूने इस कॉन्सेप्ट में झोल मार दिया तो N2 बाई इधर क्या लिखूंगा? U कितना? U कितना? U ही रहेगा। सोच लो, U होगा या V डैश होगा या V होगा? U क्या होगा? U N1 बाई U जो भी होगा, U क्या होगा यहां पर? अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो लग जाएगा, बताइए सब लोग। यहां पर U क्या आएगा? V डैश, U तो U रहेगा, V डैश होगा।
क्या सबको कॉन्सेप्ट, क्या ये कॉन्सेप्ट हमें याद है कॉम्बिनेशन वाले फार्मूले से? कॉम्बिनेशन वाला कहता है जब भी दो सरफेस कॉम्बिनेशन में आएंगे, एक की इमेज दूसरे के लिए हमेशा काम करेगी ऑब्जेक्ट का। मैंने कई बार ये कॉन्सेप्ट बताया था, तो तुम्हारे दिमाग में ये समस्या नहीं आनी चाहिए थी कि मैं यहां पर यू को रखूंगा या v डैश हो जाएगा। इस सरफेस के लिए रे कौन ला रहा है? S2 पर रे कौन ला रहा है? S2 पर रे लाने का काम I डैश कर रहा है। और जो ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो सरफेस पर रे लाता है। रे लाने का काम कौन कर रहा है? I डैश। इस वाले S2 पर I डैश अगर ना होता तो ये रे ना आती, तो लाने का काम कौन कर रहा है? I डैश। इसलिए ये होगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का लिखूंगा यहां पर v डैश, और यहां लिखूंगा मैं I डैश विल वर्क एज, I डैश विल वर्क एज ऑब्जेक्ट फॉर S2। क्या समझ में आई ये बात? क्या सवाल लगाते समय भी ये किया था, है कि नहीं है? N2 बाई V, ठीक है, इक्वल टू N2 माइनस N1। तो यहां लिखूंगा साफ साफ N1 माइनस N2 अपॉन R2। क्या लिखूंगा? R2 फॉर S2 यहां लिख दूं, नहीं तो तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, है ना? कितना खराब लग रहा है। N1 माइनस N2 अपॉन R2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करो, जो तुम्हें समझ में आ रहा हो बताओ अगला स्टेप में क्या कर दूं। ऑब्जर्व द इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एंड व्हाट इज द कॉमन। एक सेकंड, पूरे ऑपरेशन के दौरान v डैश किसी काम का है? वो तो वर्चुअल है। मतलब वर्चुअल क्या मतलब? वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्टली थोड़ी देर के लिए तो सही काम आया जरूर, लेकिन पूरे अगर होल जर्नी में I डैश का कोई महत्व, मतलब v डैश का कोई महत्व, तो v डैश ही हटाया जाए। और ध्यान से देखो, v डैश सेम सेम लिखा है। N2 बाई v डैश पॉजिटिव, N2 बाई v डैश। अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो क्या ये चला गया? एडिंग 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर एडिंग 1 एंड 2 क्या चला गया? N2 बाई v डैश, N2 बाई v डैश कटा गया। क्या बचा तुम्हारे पास? N1 बाई v मिला, N1 अपॉन v माइनस N1 अपॉन u इक्वल टू, इनको भी जोड़ लो, लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, थोड़ी देर के लिए तुम परेशान ना हो इसलिए। N2 माइनस N1 बाई R1 प्लस N1 माइनस N2 बाई R2। यहां से क्या कॉमन करें? अच्छा बताओ कौन ज्यादा है, N2 ज्यादा है या N1? N2 ज्यादा है, तो यहां से मैं माइनस कर लूं कॉमन। अगर ऑब्जर्व करो, अगर माइनस करूं कॉमन तो लिख दिया जाएगा ये N2 माइनस N1, और ये माइनस यहां आ जाएगा, और फिर ऊपर भी N2 माइनस N1 है, ऊपर भी N2 माइनस N1 कॉमन हो जाएगा। हजम नहीं कर पाओगे एक ही बार में। तो यहां क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन हियर? N1 कॉमन है, तो मैंने लिखा 1 अपान V माइनस 1 अपान U, है ना? 1 अपान V माइनस 1 अपान U इक्वल टू, यहां कॉमन कर लिया मैंने N2 माइनस N1 1 अपान R1 प्लस R2 माइनस R2 माइनस 1 अपान R2। अगर मैं N1 को उधर भेजूं तो यहां आएगा N2 माइनस N2 अपान N1। देख ध्यान से, अगर N1 को उधर भेजूं तो लिखोगे तुम N2 अपॉन माइनस, तो माइनस रहेगा, और N1 अपॉन N1 तो 1 हो जाएगा। तो यहां केवल क्या आएगा? N2 अपॉन N1। समझ में आया चीज? तो अगर मैं लिखूं तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 अपॉन N1। N2 अपॉन N1 को तुम कुछ लिख सकते हो, 1 and 2 नहीं लिख सकते? 1 and 2 मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे Ng अपॉन Na। अरे यार Ng ग्लास का ना, Ng अपॉन हवा है ना, N1 1 एयर है, तो Ng अपॉन Na को आप लिख सकते हो An, और Ang मतलब आगे A है, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केवल लिख सकते हो Ng। केवल क्या लिख सकते हो? Ng। और अगर केवल लेंस ही लेंस है और दुनिया में कुछ नहीं है तो केवल लिख सकते हो N। केवल क्या लिख सकते हो? केवल लिख सकते हो N। हो सकता है किताबों में आपको फार्मूला केवल N लिखकर मिल जाए, किताबों में क्या लिखा मिल सकता है? N। लेकिन मैं कह रहा हूं तुम इस पर जोर मत दो, तुम इन कॉन्सेप्ट्स पर जोर दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट से चलोगे तो बगल बगल के मीडियम बदल भी दिए जाएंगे तो तुम्हारा सवाल कभी गलत नहीं होगा। तुम्हें फार्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम सीधे कॉन्सेप्ट से चल के सवाल लगाओगे। ठीक है,
अगर मीडियम बदल दिया जाएगा तो सवाल फंस जाएगा, इसलिए क्या ध्यान देने वाली बात है, हम ये डायरेक्ट रटने वाला ध्यान नहीं देंगे, कभी कभी ध्यान काम आ जाएगा, ये ऐसा नहीं है कि काम नहीं आएगा। क्या लिखूंगा यहां पर, N2/N1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये हो गया तुम्हारा मेन फार्मूला। दिस इज द फार्मूला रिफ्रैक्शन बाई, किसके लिए, रिफ्रैक्शन बाई थिन लेंसेस, पतले लेंसों द्वारा अपवर्तन। अब एक कॉन्सेप्ट है जो बार बार आपको पता है, उसको देख लो, उसके बाद फिर असली फार्मूला भी देख लेते हैं कितनी देर में आता है। अगर ऑब्जेक्ट कहीं भी कर लो, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, तारे वगैरह बहुत दूर है तुमसे, कैसे नजर आते हैं, एकदम पॉइंट साइज। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है यानी इंफिनिटी पर, तो उसकी इमेज बनती कहां पर है, मिरर वगैरह में तुमने सीखा था। अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, इंफिनिटी पर, तो वहां से आने वाली रेस पैरेलल होती हैं, जाने के बाद कहां पर मिलती हैं, फोकस पर। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज हमेशा कहां बनने का चांस है, ऑलवेज इमेज विल फॉर्म एट फोकस, तो इसके फोकस पर, हमेशा किस पर, इस लेंस के फोकस पर बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, इंफिनिटी पर। तो इफ u इक्वल्स टू इंफिनिटी देन v इक्वल्स टू f, अरे फोकस दूरी पर ही तो बनेगा, है कि नहीं है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, तो अगर मैं u की जगह पर इंफिनिटी रखूं तो 1/इंफिनिटी मतलब 0, 1/इंफिनिटी मतलब, और 1/v, v की जगह पर क्या लिख सकता हूं, 1/, मतलब v की जगह पर f, तो मैं लिख सकता हूं 1/f, सीधे लिख रहा हूं 1/, चाहो तो लिख सकते हो बट उसमें कोई टाइम वेस्ट होगा। 1/f इज इक्वल टू N2 माइनस N1, N2 अपॉन N1 माइनस 1, मैं सीधे लिख रहा हूं N माइनस 1। तुम्हें ये भी समझ में आया होगा कि N माइनस 1 क्या है, N इज द डायरेक्ट, हमने क्या ले लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, मीडियम जो हमने ले रखा है, मतलब जो भी हमने डिवाइस ले रखा है। यहां क्या आएगा, 1/R1 माइनस 1/R2, ये आ गया आपका फोकल लेंथ ऑफ थिन लेंसेस। अब इसी को कहा जाता है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये RHS और RHS क्या सेम है कि अलग अलग है, RHS सेम है। LHS में अगर RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा, तो 1/f किसके इक्वल हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u, तो लिखा गया 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या यही है लेंस का फार्मूला जो आप लोगों ने सीखा था 10th में? इसी को लेंस का फार्मूला कहते हैं, इसी को लेंस मेकर का फार्मूला कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज लेंस मेकर्स फार्मूला, ये लेंस को बनाने वाले का फार्मूला है। और ये किसके किसके लिए और फार्मूला है, फार्मूला फॉर लेंसेस, फार्मूला फॉर थिन लेंसेस, पतले लेंसों के लिए भी अपवर्तन का यही सूत्र है। केवल कौन कौन से, ये पहला और ये दूसरा। बाकी मैं कहता हूं कि आपको फार्मूला हमेशा याद रहना चाहिए, फार्मूले से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये कॉन्सेप्ट्स हैं। क्लियर है सबको, ये दोनों बातें ये नोट डाउन बता लीजिए। फार्मूला क्या लिखा, 1/f इज इक्वल टू 1/, N2/N1 माइनस 1, 1/, माइनस 1/, इसका दूसरा 1/f इक्वल टू, इट इज आल्सो नोन एज लेंस मेकर्स फार्मूला, लेंस को बनाने वाले का फार्मूला है ये, और ये फार्मूला है। N2/N1 में N2 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, लेंस का, किसका, लेंस का। N1 कहां था, बाहर के मीडियम का, सराउंडिंग का, Ng/Ns, S फॉर सराउंडिंग, बाहर के मीडियम का, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ध्यान से देखो तो फोकल लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग करोगे तो क्या ये बदलेगा या वही रहेगा, बहुत जल्दी सोचो। अगर Ng/Ns को चेंज करोगे तो ये वही रहेगा या बदलेगा, बदलेगा भाई, सीधी सी बात है, बदलेगा। और दूसरा, अगर मैं R1 R2 को कम ज्यादा करूं तो बदलेगा या वही रहेगा, तो भी बदलेगा। इसका मतलब है फोकल लेंथ ऑफ एनी थिन लेंसेस और एनी लेंसेस डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, नंबर 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड नंबर 2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी दो वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करती है और लेंस के माध्यम के अपवर्तन,
अरे अगर मैं इसको कम ज्यादा करूं तो भी बदल सकती है, इसको कम ज्यादा करूं तो भी बदल सकती है, यानी वो सब चीजों पे डिपेंड करता है। ओवरऑल इसमें जो जितनी चीजें लिखी हैं सब पे डिपेंड करेगा, खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। दूसरा, खुद के रेस्पेक्ट में मीडियम का कितना है उस पर डिपेंड करेगा, और दोनों सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी है। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे डिपेंड कर जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर फोकल लेंथ कैसे डिपेंड करती है। तो टॉपिक का नाम तो कुछ नहीं है, फोकल क्या लिखते हो, क्या लिखोगे, हाउ फोकल लेंथ डिपेंड्स ऑन द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये फैक्टर अफेक्टिंग फोकल लेंथ, फैक्टर अफेक्टिंग फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक है ना। सबसे पहला अपवर्तनांक, सबसे पहला अपवर्तनांक, लेंस की फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला अपवर्तनांक, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अच्छा आप लोग ध्यान से देखिए एक चीज को जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हो सकता है समझ में आ जाए। ये Ng/Ns है, अगर ये हवा है, अगर ये मानो क्या है, हवा, एयर, तो Ns इक्वल टू 1 और Ng केवल क्या लेंस का हो जाएगा, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखा जाए तो क्या आपके सामने फार्मूला, सबसे पहला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके लिए, अपवर्तनांक के लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देख करके हम लोग करते हैं। आप लोग ध्यान से देखो 1/f प्रोपोर्शनल, n है या 1/n है, n है या 1/n है, हाँ n या 1/n, वेरी गुड। Ng/Ns, f किसकी फोकल लेंथ, हवा की फोकल लेंथ बताते हैं, लेंस की, लेंस की बताते हैं, गुड। तो अगर मान लो ये लेंस की फोकल लेंथ है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास मतलब क्या लेंस का ही तो होगा, यानी ये होगा ऊपर NL/Ns, और अगर ये हवा है तो ANL लिखोगे और Na की वैल्यू 1, तो तुम्हारा 1/FL क्या प्रोपोर्शनल टू NL हो जाएगा, है कि नहीं है। सीधी सी बात मैं कहूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा क्या फोकल लेंथ उतनी ही कम होगी, है कि नहीं है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी उस लेंस की, कम होगी या ज्यादा होगी। आप खुद ही सोचो, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही वो फैक्टर होता है जो रेस को मोड़ता है, सोच के बताओ, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही वो फैक्टर होता है जो रेस को मोड़ता है। अगर रिफ्रैक्टिव मीडियम बदल जाए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना बदले, माध्यम अलग अलग हो जाए, लेकिन अपवर्तनांक में कोई परिवर्तन, तो सीधी जाएगी या मुड़ेगी भी, सीधी जाएगी। क्या N2 N1 सेम हो गया, तो साइन आई बराबर साइन आर हो जाएगा, साइन से साइन गया, आई इक्वल टू आर हो जाएगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा, ऐसा समझ ले। बात समझ में आ रही है। तो सीधी सीधी बात है। और अगर मानो N1 आपने थोड़ा सा बढ़ाया तो ऐसे जा रही थी, ऐसे चली गई, आपने क्या किया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 रखा और इसका N2 रखा, N2 आपने बहुत ज्यादा कर दिया N1 से, तो ये ऐसे जाएगी ना और ऐसे चली गई। क्या ये बात समझ में आई तुमको, ये बात समझ में आ रही है क्या। तुमने पावर के नाम से पढ़ा होगा इस फैक्टर को, इस चीज को नाम, इस चीज को किस चीज के नाम से पढ़ा होगा, क्षमता, लेंस की क्षमता। किसकी पावर ज्यादा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसकी पावर ज्यादा है, क्योंकि फोकल लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। ये बात समझ में आ रही है ना। तो फोकल लेंथ कम हो रही है, यानी n बढ़ाओगे तो f घटेगा। इसके लिए चलो सबसे पहला तो ये हो गया, क्लियर है, अरे है कि नहीं है भाई। तो ये किसके ऊपर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, किसके, लेंस के, किसके, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, जिसे मैं लिख देता हूं कि ताकि तुम समझ जाओ, NL, N ऑफ लेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, उस पे कैसे डिपेंड कर रहा है ना। ध्यान ये रहना चाहिए बेटा, ठीक है, वरना कॉन्सेप्ट तो उतर जाएगा दिमाग से। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने के साथ साथ फोकल लेंथ घट जाता है, मुझे पता चला। इसके लिए एक थ्योरम आती है, कॉचीज थ्योरम। क्या नाम है उसका, कॉचीज थ्योरम, जो ये बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में क्या रिलेट करता है, वो आगे की बात है। नंबर 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और फिर हम लोग ध्यान देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर कलर्स, किसके लिए, कलर्स। लाइट में कितने कलर होते हैं, 7, विवग्योर। और उसमें विवग्योर में खास बात क्या है कि वेवलेंथ घटती बढ़ती है, वेवलेंथ क्या होती है, घटती बढ़ती है। किसकी ज्यादा होती है वेवलेंथ, रेड की
सबसे ज्यादा होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए एक फार्मूला लिखा जाता है कॉचीज थ्योरम, n इज इक्वल टू, ठीक है, वैसे तुम्हें इसकी जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं, मतलब छोड़ो रहने दो कॉचीज थ्योरम, बट तुम ये इतना ध्यान रख लो, इतना ध्यान रख लो कि n प्रोपोर्शनल 1 लेमडा, ये याद कर लो बस, n प्रोपोर्शनल 1 लेमडा। वेवलेंथ जितना ज्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर उतना ही कम होगा। कुछ दिमाग में बात याद हो पा रही है? वेवलेंथ लाइट की जितनी ज्यादा होगी, यानी फॉर रेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर उतना ही ज्यादा होगा या उतना ही कम होगा? उतना ही। लेमडा फॉर रेड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर उतना ही कम होगा। यही रीजन है कि रेड कलर कम डेविएट होगा अपने ओरिजिनल पाथ से, वो बहुत कम झुकेगा, वो बहुत कम रिफ्लेक्ट होगा। ये बात समझ आई ना? तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बात करूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर कलर्स में, तो आप क्या लिखोगे? एन भी का असर वायलेट वाले रिफ्रैक्टिव, वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? एन ऑफ रेड के कंपैरिजन में, है कि नहीं है? क्योंकि तो सबको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा, वो कॉची वाली थ्योरम 1 लेमडा जैसा कुछ। लेमडा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर कम करना है तो लेमडा बढ़ा दो। इसीलिए डेंजर के सिग्नल कैसे रखे जाते हैं, याद करो। रेड वो कम डेबिट, तुमको पढ़ा जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्लास 10th में पढ़ा होगा तुमने। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन में बताया जाता है कि जो प्रकाश है ना, वो फैलता रहता है। जैसे वायुमंडल में, जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो सारे कलर्स अलग अलग होने लगते हैं, लेकिन रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से वो बहुत लंबी दूरी तय करता है बिना डेविएट हुए। इसलिए आपकी कलर आंखों तक सबसे दूर से दूर आंख से आने वाला कौन सा कलर पहुंचता है? रेड। बाकी सब डेविएट हो जाता है। ट्रैफिक सिग्नल का भी कलर क्या रखा जाता है? रीजन क्या है कि वेवलेंथ बहुत, अरे तुम्हें पता है ये सब कैसे आया? वेवलेंथ बहुत ज्यादा, अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर कम होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर कम होगा तो डेविएशन भी बहुत कम होगा, और डेविएशन बहुत कम होगा तो सोच किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी? वायलेट के लिए फोकल लेंथ ज्यादा होगी या रेड के लिए फोकल लेंथ ज्यादा होगी? किसके लिए फोकल लेंथ ज्यादा होगी? किसके लिए फोकल लेंथ ज्यादा होगी? गधे हो क्या? रेड के लिए ज्यादा होगी। फोकल लेंथ किसके लिए ज्यादा होगी बेटा? सीधे सीधे ऊपर क्या लिखा है? 1/f प्रोपोर्शनल n। यानी अगर मैं कहूं तो तुम कहोगे सर f प्रोपोर्शनल 1/n। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर ज्यादा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर ज्यादा तो फोकल लेंथ कम। सोच, अगर रिफ्रैक्टिव, अगर n भी ज्यादा होगा तो वायलेट वाली बहुत ज्यादा डेविएट होगी, और जब बहुत ज्यादा डेविएट होगी तो उसकी फोकल लेंथ बहुत कम होगी। ये तो सही कह रहा था। 10 वाली डेरी मिल्क तुझे मिल जाएगी कल। ठीक, समझ में आया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या चीज? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी ना, और कम होगी। और यहां पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि वायलेट वाले के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर ज्यादा हो रहा है। साफ साफ इंप्लाइज कर रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ वायलेट कम होगी और फोकल लेंथ ऑफ रेड ज्यादा होगी। अगर मैं आपके सामने डायग्राम बनाऊं और कलर डिकोड करने के लिए कह दूं तो आप बता सकते हैं कि कौन सी वायलेट है, कौन सी रेड है। पहली वाली वायलेट है या रेड है? पहली वाली, पहली वाली, पहली वाली रेड। क्या पहली वाली रेड है? पहली वाली। तुम लोग सोचते नहीं कभी मैं ऊपर से टॉप नहीं करवाता, नीचे से करवाता हूं, क्योंकि तू लोग करेगा, तू लोग करेगा। पहली वाली, पहली वाली क्या है बेटा? पहली वाली कौन सी कलर है? क्या पहली वाली वायलेट है? मैंने ये भी कह दिया कि इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है Ng, और इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही है। दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम। और एक व्हाइट लाइट आई, मतलब अलग अलग कलर की लाइट आ रही है, और आपको डिकोड करना पड़ेगा कि बताओ कौन सी कलर की लाइट है। आपने तुरंत देखा और ऊपर वाली को बता दिया कि इसका डेविएशन बहुत ज्यादा हो रहा है। डेविएशन ज्यादा होगा मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का असर ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से सीधे सीधे आपने कह दिया कि ये कौन सा कलर होगा? वायलेट कलर हो गया। ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग फोकल लेंथ ऑफ लेंस। समझ में है ना? तो उसमें लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें कलर्स के लिए बात करी मैंने। अब अगर सर आपने बार बार लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करी, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कोई बात नहीं करी गई। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदला जाए तो फिर और खेल बढ़ गया। लीजिए अगले टॉपिक का नाम है, अगर मैंने किसको बदला, पहला, दूसरा, तीसरा क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मीडियम का मतलब सराउंडिंग,
चारों ओर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये पढ़ाया जाएगा आपको कल के लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।